नमस्कार साथियों, आप सभी को नेशनल मूवमेंट फ्रंट की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और आज़ादी की लड़ाई के तमाम महानायकों को सादर नमन करते हुए मैं आज आपके सामने अपनी बात रखने को प्रस्तुत हुआ हूं। मैं साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिसने मुझे आज इस अवसर पर राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका प्रदान किया। और ये एक ऐसा मौजूद विषय था जिसका चयन बहुत सायास है। मैं जानबूझ करके लगातार पिछले कुछ सालों से राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन पर बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों ही जो कैटेगरीज़ हैं, जो तीनों ही शब्द हैं, आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। और जब तक हम इन तीनों चीज़ों पर अपना दिमाग साफ नहीं करेंगे, तब तक शायद आज जो कठिन हालात हमारे देश के सामने उपस्थित हुए हैं, उनका हम सही तरीके से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस पूरे टॉपिक को 3 हिस्सों में विभाजित करें, तो पहला शब्द है राष्ट्र। हम सभी लोग राष्ट्र पर तमाम तरीके की बातें करते हैं, तमाम तरीके की बहसें करते हैं, लेकिन कभी भी ठहर के ये विचार करने की कोशिश नहीं करते हैं या यह जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि दरअसल राष्ट्र है क्या, राष्ट्र की परिभाषा क्या है, हमारे देश के भीतर राष्ट्र का उद्भव कैसे हुआ। और जब हमें किसी बहस के भीतर सामने वाला प्रतिद्वंदी, जो हमारा अपोनेंट है, जब छूटते ही कह देता है कि तुम तो राष्ट्रद्रोही हो, तुम तो विरोधी हो, तुम तो एंटी नेशनल हो, तब हम उसको क्या जवाब दें, क्योंकि हमको राष्ट्र की परिभाषा स्पष्ट रूप से समझ में ही नहीं आती है। तो मैं बहुत बुनियादी तौर पर कुछ मोटी बातें आपसे राष्ट्र के संबंध में जरूर करना चाहूँगा। राष्ट्र मूल रूप से एक विचार है, और विचार जो है वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है। और इसी तरीके से 1857 का जो महाविद्रोह था, उसका जिस तरीके से क्रूर दमन हमारे देश में अंग्रेजी सरकार ने किया, उसके बाद तमाम सारे जो बुद्धिजीवी थे, उनके मन में ये विचार आया कि भारत को अभी सबसे पहले अगर उपनिवेशवाद का, अंग्रेजी राज का मुकाबला करना है, अगर अंग्रेजों को हराना है, तो सबसे पहले उनको एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना होगा। और वहाँ से ये विचार, ये मंथन शुरू होता है कि हमारा राष्ट्र का सपना क्या है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद राष्ट्र का यह विचार बनना शुरू होता है। और ये बड़ी बुनियादी बात है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय अगर आप देखिए, तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट, छोटे छोटे रजवाड़ों के लोगों के अलावा तमाम तरीके की वो उत्पीड़ित जनता जो अंग्रेजी राज से किसी तरह से परेशान थी, उनसे पीड़ित थी, उसने 1857 के महाविद्रोह में भाग लिया। लेकिन वो किसी देश के लिए नहीं लड़ रहे थे। जो प्रिंसली स्टेट्स के राजे महाराजे थे, या उससे जो पदच्युत कर दिए गए, जो अपनी सत्ता से हटा दिए गए थे, वो असंतुष्ट लोग थे, जिनके भीतर एक बहुत ही आदिम रूप में, एक प्रिमिटिव तौर पर राष्ट्र की संकल्पना हम कहें कि कहीं अगर मौजूद रही, तो केवल लिखा पढ़त तक मौजूद रही। जैसे बिरजीश कदर एक नेता थे, उनके प्रोक्लामेशन है, उनकी घोषणाएं हैं, तो उसमें पहली बार वो इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी मतलब वो यहाँ पर इंडिया शब्द इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन ये इंडिया है क्या, इसका कोई खाका मौजूद नहीं था। 1857 के महाविद्रोह में पूरा का पूरा दक्षिण भारत उस महाविद्रोह से अछूता रहा। तो उसके बाद जो बुद्धिजीवियों ने, हमारे देश के जो महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, और जिनमें से बहुतों को आज भुला दिया गया है, मैं जरूर यहाँ पर नमन भी करना चाहूँगा, उनको आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, MG रानाडे और फिरोज शाह मेहता और पृथ्वी चंद्र राय, ऐसे तमाम महानायकों की, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की सूची है, जिन्हें हमने अपने विमर्श से एकदम गायब कर दिया है, जबकि वो लोग थे जिन्होंने हमारे राष्ट्र के विचार की बुनियादी आधारशिला रखी है। तो आप राष्ट्र की जब हम बात करें, तो आज़ादी की लड़ाई की एकदम शुरुआत ही इस विचार से होती है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होना है।
और धीरे धीरे विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ 1947 तक आते आते भारत एक राष्ट्र के विचार के तौर पर संगठित हो चुका है, जहां तमाम तरीके की धाराएं आपस में कुछ एक मूल बिंदुओं पर सहमति रखती हैं। जैसे वहां हमारी आज़ादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्रवादी होने की कसौटी क्या है, नेशनलिस्ट होने की कसौटी क्या है। आप देखिए कि राष्ट्रवादी होने की पहली कसौटी यह है कि हम अंग्रेजी राज का खात्मा करना चाहते हैं। दूसरी कसौटी क्या है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, पश्चिम से लेकर के पूरब तक के जितने भी ब्रिटिश इंडिया के हिस्से हैं वो सब एकजुट होकर के अंग्रेजी राज्य को हराएंगे। तीसरी बात क्या है जो राष्ट्रवादी होने की बुनियादी कसौटी, कि हम इस देश के आखिरी व्यक्ति का उत्थान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यानी कि अंत्योदय और सर्वोदय। राष्ट्रवादी होने की पहली कसौटी यह है कि इस देश में गरीब से गरीब आदमी, जब तक हम उसके कल्याण के, उसके उत्थान की बात नहीं करते, तब तक हमारा राष्ट्रवाद पूरा नहीं होगा। यानी तीसरी कसौटी ये बन गई कि हमें अपने देश की गरीब गुरबा जनता के प्रति पक्षधरता रखनी है। चौथी कसौटी, और बड़ी खूबसूरत कसौटी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने स्थापित की, और वो कसौटी थी कि हमें लोकतांत्रिक रहना है। यानी ऐसा नहीं है कि नेहरू जी के और गांधी जी के बीच तमाम सारे मतभेद हैं, और आर्थिक मुद्दों पर तो बड़े गहरे मतभेद हैं, लेकिन इसके बावजूद गांधी जी नेहरू जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। ये क्या है? ये असहमति का सम्मान है और एक दूसरे के प्रति बहुत गहन वैचारिक आलोचना करते हुए, यानी नेहरू साफ साफ कहते हैं गांधी जी से कि मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं। कई मौकों पर नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच भी इतने ही तीखे मतभेद होते हैं, सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच में मतभेद होते हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी भी इस मनमुटाव को या इस वैचारिक भेद को कभी मनमुटाव में तब्दील नहीं होने दिया। गांधीयन सर्कल्स में इसको हमेशा कहते हैं कि देखिए, मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो ये जो लोकतंत्र यानी व्यक्तिगत संबंधों से जो ये लोकतंत्र की बुनियाद पड़ी, वो तमाम एक धाराओं के बीच समन्वय की लोकतांत्रिक अवधारणा का निर्माण करती है। तो ये चार मूल स्तंभ हैं जिन पर कि हमारे राष्ट्र की एक अवधारणा का निर्माण हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे महानायकों के द्वारा किया गया है। अब आप देखिए कि जब, और ये सारी चीजें आपस में कितनी गुथी हुई हैं कि अगर आप कहेंगे कि हम लोकतंत्र की अवधारणा में विश्वास रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हम असहमति का सम्मान करना जानते हैं, और अगर हम असहमति का सम्मान करना जानते हैं तो हम एकजुट रहेंगे, कुछ मूलभूत मुद्दों पर एकजुट रहेंगे। यानी देश की आज़ादी की लड़ाई हमको लड़नी है, नंबर 1, गरीबों का कल्याण करना है, नंबर 2, और तीसरी चीज़ ये कि देश में एक व्यापक एकता का निर्माण करना है। वहाँ पर किसी धार्मिक मतभेद के में हमें नहीं पड़ना। ये चार मूलभूत जो पिलर हैं, इनके ऊपर हमारे राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा का निर्माण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने किया था। अब जरा सोचने वाली बात है, इन कसौटियों पर आप जरा ध्यान दीजिए। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रवादी हैं, तो जो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ने वाले लोग हैं वो क्या हुए? हम उन्हें राष्ट्रद्रोही नहीं कहते, हम उन्हें देशद्रोही नहीं कहते, हम उनको गद्दार भी नहीं कहते, छोड़िए। लेकिन आप खुद ही जज करिए, आप खुद ही ये तय करिए कि आप जिस विचारधारा को मानने वाले हैं, जिन वीर नायकों की आप पूजा करते हैं, नाम के आगे वीर लगाते हैं, हालांकि वो भीरू सावरकर हैं क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पहले जो अर्धांश हम कह सकते हैं उसमें उन्होंने भले कुछ एक क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो जिन लोगों को हमारी विरोधी विचारधारा के लोग अपने नायक मानते हैं, आप कहिए कि हम आपको ये कसौटियां देते हैं राष्ट्रवादी होने की, इन कसौटियों पर आप खुद को कसिए और फिर ये तय करिए कि आपको किधर रहना है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, यानी कि वो हमारे स्वाधीनता संग्राम की दृष्टि से राष्ट्रवादी नहीं है। नंबर 2, आप देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी लोग आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं, सारे के सारे लोग हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत समर्पित हैं। यानी उनका मानना है
कि सभी धर्मों के, सभी समूहों के, सभी नस्लों के, सभी क्षेत्रीयताओं के, सभी लिंग के, सभी जाति के लोगों को एकजुट हमको करना होगा, तभी हम उपनिवेशवाद के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई को जीत पाएंगे। अब समस्या यहाँ पर आती है कि हम स्वाधीनता संग्राम की परंपरा से निकले लोग, मैं स्वयं को नेशनल मूवमेंट फ्रंट के संयोजक के नाते और अपने पूरे समूह के नाते मैं कह सकता हूं कि हम लोग अपने आप को उस परंपरा का वारिस मानते हैं। और मैं जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं से आज बात करने का सौभाग्य मिला है, वो उस पार्टी के नुमाइंदे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, जिनके महानेता, जिनके महानायक दरअसल इस राष्ट्र के महानायक हैं। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि पहली कसौटी तो ये है कि जो लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं, जो लोग हमें राष्ट्रद्रोही कहते हैं, हमें देशद्रोही की संज्ञा देते हैं, विशेषण देते हैं, उन लोगों को हमें ये पूछना होगा कि देखिए, आप जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं किसी युद्ध में जाने के पहले कि जस्ट टेक अ पॉज एंड थिंक, एक विराम लो, एक क्षण का विराम लो और सोचो। तो जो लोग आपसे इस बहस में मुब्तला हों, उनको आप कहिए कि रुको भाई, हम कुछ बात करना चाहते हैं। तो पहली कसौटी पर आप देखो कि जिनको आप नायक समझते हो, जिनकी आप बात सुन रहे हो, उन्होंने तो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, तो वो कैसे राष्ट्रवादी हुए? जो लोग इस देश की व्यापक एकता में, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और सभी धर्मों समूहों की एकता में विश्वास नहीं करते, आज़ादी की लड़ाई के महानायक उनको भी राष्ट्रवादी नहीं मानते। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला हर धारा का प्रतिनिधि, हर धारा का नेता एक बात पर सहमत है कि हमें अनेकता में एकता का निर्माण करना है। और आप देखेंगे कि तोड़ने की बात, विभाजन करने वाली बात सिर्फ उन लोगों ने की जो अपनी सोच में मूल रूप से सांप्रदायिक हैं, और सांप्रदायिक होने की वजह से वो हमारे भारतीय राष्ट्र के खिलाफ, यानी गांधी के, नेहरू के, सरदार पटेल के, मौलाना आज़ाद के, अशफाक उल्लाह खान के, भगत सिंह के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, पूरी क्रांतिकारी धाराओं के सभी नुमाइंदों का जो राष्ट्र है, उसके खिलाफ सांप्रदायिक ताकतें काम करती हैं। तो ये लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई के दौरान हम दोहरी चुनौती का सामना कर रहे थे। पहली चुनौती थी तो अंग्रेजी राज के विरुद्ध, कि हमको अंग्रेजी राज्य को हराना है, हमको उनकी गुलामी के जुए को अपने कंधे से उतार कर फेंक देना है। और दूसरी चुनौती जो आ रही थी वो उन सांप्रदायिक दलों की थी जो हमारे साझा राष्ट्रवाद की बजाय अपने सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को सामने रखते थे। आप सभी लोग विद्वान हैं, आप सभी लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इतिहास का काफ़ी आपको ज्ञान है, लेकिन ये बात मैं यहाँ पर दोहराना जरूर चाहूँगा कि दरअसल आज़ादी की लड़ाई के दौरान हमें अंग्रेज़ों के साथ साथ एक संघर्ष का और सामना करना पड़ रहा था, और वो संघर्ष था राष्ट्रवाद बनाम सांप्रदायिकता का। आज सांप्रदायिकता को बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है। धर्मनिरपेक्षता को सिकुलर कहा जाता है कि ये लोग तो बीमार लोग हैं, ये लोग तो एंटी नेशनल बीमार लोग हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना को आप अलग रखिए एक मिनट के लिए। आप पहले ये बताइए कि हमारे ब्रांड के जो राष्ट्रवाद, जो हमारी परंपरा का जो राष्ट्रवाद है, आपके पुरखों ने तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, यानी वो लड़ाई सांप्रदायिकता बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई है। कुछ लोग गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं कि कह देते हैं कि ये हिंदू राष्ट्रवादी हैं। ये गलती कभी नहीं करनी है। राष्ट्रवादी अपने आप में बहुत ही सम्मान का, गर्व का प्रतीक है। मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि मैं राष्ट्रवादी हूं। इसलिए राष्ट्रवादी हूं क्योंकि मैं भारतीय स्वाधीनता संग्राम की परंपरा का वारिस अपने आप को समझता हूं, और वो उनका राष्ट्रवाद, हमारी स्वाधीनता संग्राम, हमारी आज़ादी की लड़ाई से निकला हुआ जो राष्ट्रवाद है, वो किसी के खिलाफ नहीं है। वो किसी देश पर हमला करना हमको नहीं सिखाता, किसी को गाली बकना नहीं आता सिखाता, किसी की मॉब लिंचिंग करना नहीं सिखाता। ये वाला राष्ट्रवाद तो बहुत प्रगतिशील किस्म का राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद की जो मूल संकल्पनाएं हैं, उन मूल संकल्पनाओं पर लगातार हमें बात करनी होगी, ना सिर्फ सोशल मीडिया स्पेसेस के अंदर, लेकिन जैसे एनएमएफ के लोग, नेशनल मूवमेंट फ्रंट के लोग तमाम सारे राज्यों के भीतर, यूनिवर्सिटीज़ के भीतर कर रहे हैं कि हम विचार का काम करते हैं और उसी के साथ साथ हम सेवा का काम करते हैं। एक तरफ विचार का काम बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को बताइए कि देश है क्या। देश वो चीज़ है
जिस पर हम सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमको सिखाया है, हमने पुरखों ने हमें सिखाया है कि देश को बनाने की एक प्रक्रिया होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देश बनाया जाता है, बनाया शब्द पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे एक महान राष्ट्रवादी सुरेंद्रनाथ बनर्जी बार बार कहते थे, इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज अ नेशन इन द मेकिंग। यानी भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, और जो चीज बन रही है यानी उसको बनाना पड़ता है। किसने बनाया? उन लोगों ने जिन्होंने अपने खून पसीने से हमारी आज़ादी की लड़ाई को लड़ा, हम जिन्होंने इस छोटे से विचार रूपी हमारे पौधे को, बिरवे को अपने खून पसीने से सींचा। उन लोगों ने इस राष्ट्र की परिकल्पना को साकार किया, उसको बनाया। और जो चीज बनाई जाती है वो बिगाड़ी भी तो जा सकती है, क्योंकि बनाने का अगर विलोम या विरोधाभासी शब्द कहें तो वो तो हुआ बिगाड़ना। तो हम राष्ट्र बनाने की परंपरा के लोग हैं। हमारे पुरखों ने हमें सिखाया कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, आत्म बलिदान करके, अपनी जो है कष्टों को भुगतते हुए, उनको भोगते हुए हमें भारत माता की सेवा करनी है, अपने राष्ट्र की सेवा करनी है, अपने मादरे वतन की सेवा करनी है। और ये परंपरा आजादी की लड़ाई की परंपरा है। और मैं इसलिए कहता हूं कि जब कोई आपसे कहे कि आप देशद्रोही हैं, तो आप उनको अपने बलिदानों की महागाथाएं सुनाइए, आप उनको अपने महानायकों की गाथाएं सुनाइए। मैं आपको बताऊं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। महावीर त्यागी एक बहुत बड़े, तब अभी तो उत्तराखंड के वो नेता माने जाएंगे, लेकिन अविभाजित अगर हम उत्तर प्रदेश माने तो महावीर त्यागी एक बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी और उस पुस्तिका में एक दृष्टांत सुनाया कि वो सरदार पटेल के घर 1948 में गए, मतलब 1950 में गए, और वहां पर उन्होंने देखा कि जो उनकी बेटी हैं वो एक पैबंद लगी हुई साड़ी पहने हुए हैं। और वो पैबंद लगी साड़ी पहने हुए जब उनकी सरदार पटेल, मतलब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बेटी, पैबंद लगाए हुए साड़ी पहने हैं, और उन्होंने पूछा कि ये क्या किए हो? तो उन्होंने कहा कि देखिए, पिताजी ने सारा तो वकालत का जितना भी कमाया हुआ था सब देश की सेवा के लिए लगा दिया। अब जो चरखा काटते हैं, उस चरखा को काटने से जितना खादी बनता है उसमें तो इनका धोती कुर्ता और सदरी बन जाता है। तो जो इनके फटे पुराने कुर्ते हैं उसको मैं अपनी साड़ी में पैबंद लगा लेती हूँ। आप सोचिए, ये हमारे महानायक हैं। मैं कहता हूँ अपने साथियों से जो आज एक ग्लैमर की पॉलिटिक्स में डूबे हुए हैं, उनको अपने महापुरुषों का ये बलिदान याद करके जमीन पे उतरना होगा, इस धरातल पर उतरना होगा, त्याग की इस पराकाष्ठा को हमें सीखना होगा, तब हम इस चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे। मैं आपसे कह सकता हूं कि ये चुनौती शायद 1947 से अगर बड़ी ना भी हो तो उसके बराबर चुनौती जरूर है। आने वाले समय में हमारे देश को क्या क्या दिन देखने हैं, हम अभी इस बारे में नहीं कह सकते। इसलिए आपको त्याग संघर्ष की इस परंपरा को हाथ में अपने लेना पड़ेगा, आत्म बलिदान के लिए तैयार होना होगा, राष्ट्र की परंपरा को, राष्ट्रवाद की परंपरा को अपने सीने में उतार लेना होगा। और फिर उस जज्बे के साथ जब आप जाएंगे, सत्य के साथ जाएंगे, अपनी अहिंसा की ताकत के साथ जाएंगे, और जब अपने एक राष्ट्र होने के गर्व से भरे होकर के जब हम इस सांप्रदायिक फांसीवादी सरकार के सामने खड़े होंगे, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी सत्ता, आतताई से आतताई सत्ता हिल जाएगी। हमें सबसे पहले अपने आत्मबल पर काम करना है, हमें सबसे पहले अपनी विचारधारा पर काम करना है, हमें सबसे पहले जनता का सच्चा प्रतिनिधि बन करके आना है। इसी संकल्प के साथ इस स्वाधीनता संग्राम की परंपरा को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः आप सभी को बहुत बधाइयाँ देते हुए, और इसी के साथ मैं नेशनल मूवमेंट फ्रंट का भी, चूंकि स्थापना 15 अगस्त 2020 को हुई थी, 2015 को हुई थी, उसकी भी शुभकामनाएं मैं आप सभी को देता हूं। इन धाराओं का संगम हो और हम इस चुनौती का, सांप्रदायिक फांसीवादी चुनौती का मिलजुल कर एक सामना करें और अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाएं। इसी संकल्प के साथ मैं आप सबका से अनुमति चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।